बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 15 है और उसके अंदर डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो हमने देखने हैं। तो इसके अंदर टोटल 4 जो है वो डिफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम पहले डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं और वो क्या है कि बेसिकली हाइड्रोजन जो है और इस जैसे आयंस जो है उनको बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है और बाकी जो है कुछ आयंस या एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो वो हम देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है उसको हम देखते हैं जी। तो पहला डिफेक्ट ये कहता है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन, ठीक है जी, और उसके बाद हीलियम पॉजिटिव 1, लिथियम पॉजिटिव 2 और बेरिलियम पॉजिटिव 2 जो है लिथियम पॉजिटिव 2 और बेरिलियम पॉजिटिव 3 को एक्सप्लेन कर पाता है। अगर हम देखें इन सब को तो हमें ऑब्जर्व होगा कि ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं, ठीक है जी। ये सारे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे, अगर आपको नहीं पता चलता तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो मतलब इसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होना है। एटॉमिक नंबर बेसिकली या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस या न्यूट्रल एटम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कह सकते हैं। न्यूट्रल एटम की बात करें अगर हम, तो हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है जी। तो अगर इसके न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। लेकिन अगर पॉजिटिव 1 की बात करेंगे तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को हमने निकाल दिया है और जब एक नेगेटिव को निकाल देंगे तो पीछे एक पॉजिटिव बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो मतलब He पॉजिटिव के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है जी। 3 का मतलब यह है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसके एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 3 का मतलब ये होगा कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया है, पॉजिटिव 2 का मतलब, ठीक है जी। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो हम देख लेते हैं। उसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और अगर एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है और पॉजिटिव 3 आयन बना रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रल एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव 3 का मतलब 3 नेगेटिव चार्ज निकल गए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो 4 में से अगर 3 को निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। तो ओवरऑल ये सारे क्या हैं जी, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसका मतलब ये सारे मतलब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के मुतालिक सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा था। क्योंकि हम ज़्यादातर, अगर आपने को याद हो कि हमने जो एनर्जी की डेरिवेशन की थी या रेडियस की डेरिवेशन की थी, उसमें हमने कहा था कि हम जो Z है या Z है वो 1 के तौर पर कंसिडर करते हैं, मतलब हम हाइड्रोजन के लिए ही कंसिडर कर रहे होते हैं। और अगर हम कोई और एटम कंसिडर करेंगे तो उसमें अट्रैक्शंस या रिपल्शंस का कुछ थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाली कैलकुलेशंस फॉलो नहीं हो पाएगी। जैसे वो कहता है कि अगर हम कौन से एटम्स ले लें, अगर हम इनके न्यूट्रल एटम ही ले लें, मतलब आयंस ना बनाएं, इनके क्या ले लें, न्यूट्रल एटम ही ले लें। जैसे हम हीलियम ले लें, ठीक है जी, न्यूट्रल एटम है, लिथियम ले लें और बेरिलियम ले लें या और कोई भी कार्बन नाइट्रोजन जो मर्जी लेना है आपने ले लें। क्योंकि अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, ठीक है जी। लिथियम की अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वाले जो है ना, ये क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है जी। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है जी। तो सारी एक्सप्लेनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के मुतालिक है। तो ये वाला इसका पहला डिफेक्ट है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन, इवन हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको भी अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो जब हम स्पेक्ट्रम को देख रहे होते हैं और हाई रिजॉल्विंग पावर के अंदर देखते हैं तो होता क्या है कि एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो काफ़ी सारी फाइन लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है जी। एक लाइन क्या होता है, काफ़ी सारी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये वाला इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। दूसरे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं जी, कि अगर हम क्या देख रहे होंगे, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम,
एक एटम की स्पेक्ट्रल लाइन को देख रहे हैं, लेकिन देख हम किस तरह रहे हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर से। जब हाई रिजॉल्विंग पावर से हम क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन को देखेंगे, तो ये क्या होता है, ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइंस, स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइंस। ये काफ़ी सारी लाइंस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाते हैं, स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस कह सकते हैं। ठीक है जी, स्पेक्ट्रल लाइंस चले लिख देते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है जी, जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एग्जांपल ये है कि जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, और हाइड्रोजन का हम बाल्मर सीरीज़ को बात करते हैं, एक स्पेक्ट्रल लाइन या बाल्मर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी उसकी हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक लाइन होती है। ठीक है जी, कितनी होती है, 1 लाइन। और 1 लाइन को जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर के अंदर देखते हैं तो ये 5 कंपाउंड लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है जी, कितनी लाइंस आ जाती है, 5 लाइंस जो है वो आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें डिफेक्ट क्या है। बेसिकली जो हाइड्रोजन जो हमारे पास क्या कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल है, उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बताया था, और उसने सिर्फ एक ही जो हमारे पास क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मान के चलें तो जंपिंग सिर्फ लेट से मैं कहता हूं कि तीसरे से दूसरे में जंप हुई है बाल्मर के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि सेकंड में जंप होनी है, लेमन के लिए पहले में जंप होता है, बाल्मर के लिए सेकंड में जंप होता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि थर्ड से सेकंड में जंप हुआ है। अब एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन वो एक लाइन काफी सारी लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यह है कि सिर्फ जंपिंग एक तीसरे शेल से दूसरे शेल में नहीं हो रहा, बीच में सब शेल्स या ऑर्बिटल्स भी आ सकते हैं। तो मतलब सिंगल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सिंगल क्वांटम नंबर जो है नॉट एक्सप्लेन सिंगल क्वांटम नंबर। तो एक जो क्वांटम नंबर है जो हम बात करते हैं, कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है नॉट फुली एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है जी, तो स्पेक्ट्रल लाइंस को फुली एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है जी, तो ये बात इसकी हम यहाँ पर नोटिस कर लेंगे। हमने देखा कि स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम को जब हाई रिजॉल्विंग पावर में देखते हैं तो ये काफ़ी सारी लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है जी, और इसका नाम भी एक अलग दिया गया था कि इसको फाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं या मल्टीपल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है जी, इसका नाम जो काफ़ी सारी लाइंस बनी थी, इन लाइंस को हम क्या कहते थे, ये वाला बच्चे। ठीक है जी, तो इस लाइन को हम कहते थे फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर इसका नाम बनता था। ठीक है जी, तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम को जब हाई रिजॉल्विंग पावर में देखते हैं तो काफ़ी सारी लाइंस में ये स्प्लिट हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपने देनी है कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, उसकी बाल्मर सीरीज एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है, लेकिन उसको जब हम किस में देखते हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर में, तो 5 कंपाउंड लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, जंपिंग या ट्रांजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ट्रांजिशन मतलब जंपिंग का होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है। तीसरा पॉइंट हम इसके डिस्कस करते हैं जी कि तीसरा पॉइंट क्या होगा। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट ये है हमारे पास, इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तीसरे पॉइंट को, तो उसमें हमने बताना है कि जो हमने पहले पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा होता है वो सर्कुलर रोटेट कर रहा होता है। ठीक है जी, एक बात क्या है जी, वो सर्कुलर रोटेट कर रहा होता है और प्लेनेटरी रोटेट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो एटम का जो या जो ऑर्बिट्स का प्लेनेटरी मॉडल है वो जो है रिजेक्ट किया है यहाँ पर। ठीक है जी, वो डिफेक्ट आया है इसके अंदर कि ऑर्बिट्स जो है वो क्या होते हैं, प्लेनेटरी होते हैं। ठीक है जी, प्लेनेटरी का मतलब सिंगल प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है जी, किस में होते हैं, सिंगल प्लेन में होते हैं। पहले ये बताया जाता था कि जो ऑर्बिट्स है वो सिंगल प्लेन में होते हैं और वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है जी, वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। लेकिन अब जो दोबारा करेक्शन हुई है, ठीक है जी, ये वाला जो वो तो गलत है, और जो दोबारा करेक्शन हुई है कि ऑर्बिट्स जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है जी, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। मतलब ऑर्बिट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 ऑर्बिट में रोटेट कर सकते हैं। समझ में आ जाएगी बात। पहले ये बताया जाता था कि जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या होते हैं,
प्लेनेटरी है, मतलब सर्कुलर है, मतलब सिंगल प्लेन के अंदर रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताया जाता है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये क्या है, 3D है, मतलब 3D का मतलब हर डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर सकते हैं। समझ में आ जाएगी बात, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो ये बताता है कि अगर हम क्या करते हैं, दो चीज़ें अप्लाई करते हैं, एक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइंस काफ़ी सारी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया था, हाई रिजॉल्विंग पावर, लेकिन अब हम क्या अप्लाई करेंगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक लाइन काफ़ी सारी लाइन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर भी हमने एक लाइन को काफ़ी सारी लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने अप्लाई क्या करना है उसके लिहाज से, ठीक है जी। तो फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है जी, तो फोर्थ पॉइंट में हम बताते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, क्या होती है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन, उसको हम अप्लाई करते हैं। क्या चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है जी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है जी। क्या अप्लाई करते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है जब हम अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि ये काफ़ी सारी लाइंस में तकसीम हो जाती है, मल्टीपल लाइंस के अंदर ये तकसीम हो जाती है जी, ठीक है जी। मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो आ जाती है, और मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस आने का मतलब ये है कि सिंगल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन की सिंगल क्वांटम नंबर की बेस पर हम एक इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है या जंपिंग है, ट्रांजिशन है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है जी, लेकिन कुछ दूसरे अंदाज के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, मतलब पहले आपने इसकी डिफाइन करना है, ठीक है जी, फिर उसके बाद सोडियम वाला आ जाता है कि सोडियम के कंपोनेंट को अगर हम देखते हैं, तो सोडियम को अगर हम किस में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम देख रहे होंगे, तो इसमें दो लाइंस जो है वो आ जाती है एक लाइन की, ठीक है जी। तो अगर ये सोडियम की सिंगल लाइन होगी तो वो कितने लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दो लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये वैसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर जो है ना बोर्ड्स के अंदर आता है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने देख लेना है। तो पहले इसके अंदर जो है ना अक्सर डिफरेंस ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सॉरी, ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। बेसिकली ये वाला जो है ना, ये वाला होता है ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है जी। ये वाला क्या होता है, ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो काफ़ी सारी लाइंस में तकसीम हो जाती है, और मैग्नेटिक, ठीक है जी, किसी से मैग्नेटिक के एम अंदर है तो यहाँ पर भी ज़ीमान के अंदर एम आ गया है, ठीक है जी। तो अगर हम एक स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो काफ़ी सारी लाइंस में तकसीम हो जाती है, ठीक है जी, और उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि सोडियम जो है वो सिंगल लाइन है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो दो लाइंस के अंदर तकसीम हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर ही इसी के अंदर एक सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जी। क्या हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोबारा हम क्या ले लेते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ले लेते हैं, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन लेते हैं, और इसके अंदर हम अप्लाई क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये भी मल्टीपल लाइंस के अंदर तकसीम हो जाता है अक्सर, ठीक है जी, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है जी। और जब ये हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और फिर मल्टीपल लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है जी। क्या कहते हैं जी, स्टार्क इफेक्ट। और स्टार्क के लिए आपने जो है वो ऑब्जर्व करना है कि स्टार्क के लिए स्पेलिंग जो है ना STARK, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना आपने बस इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि मैग्नेटिक में M आया है और ज़ीमान में भी M आया है, तो उसको आपस में लिंक कर लेना है, ठीक है जी। कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो काफ़ी सारी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे हम ज़ीमान इफेक्ट कहेंगे। और अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और वो काफ़ी सारी लाइंस में तकसीम हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। उसकी एग्जाम्पल दे रखी है, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखी बुक के अंदर,
ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में समरफील्ड के बारे में बताता है कि 1915 के अंदर समरफील्ड ने क्या कहा था कि सर्कुलर रोटेट करने की बजाय बाज़-औक़ात इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल भी रोटेट कर रहे होते हैं। हमारे जो ज़मीन है या जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रोटेट सर्कुलर नहीं कर रहे होते, वो प्लैनेटरी कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास जो है ना सर्दियाँ गर्मियाँ जो है ना उसमें आती है कि इक्वेटर पर पड़ती है या जो है ना पोलर रीजन्स पर पड़ती है सनलाइट डायरेक्ट, तो उसकी बेस पर हम गर्मियों और सर्दियों का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ज़मीन भी वैसे सर्कुलर जो है रोटेट नहीं करती सन के अराउंड, वो कैसे करती है, एलिप्टिकल रोटेट करती है। एलिप्टिकल कहते हैं बेजवी अंडे टाइप जो है रोटेट करती है, ठीक है जी। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी वो सर्कुलर रोटेट नहीं करते, ठीक है जी, ऐसे सर्कुलर रोटेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन। ये वाला गलत मॉडल है। जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। इन एडिशन अगर हम कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मतलब ये भी करेक्ट कह देते हैं, सर्कुलर भी रोटेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये वाला कौन सा है जी, एलिप्टिकल रास्ता है, ठीक है जी। कौन सा रास्ता है जी, एलिप्टिकल अंडे टाइप बेजवी जो है वो रास्ता है, ठीक है जी। और जो सर्कल होता है उसका जो हमारे पास ये होता है ना मिड के अंदर, इसे कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। और इसको हम कहते हैं फोकाई। क्या कहते हैं जी, फोकाई। अब फोकाई फोकस से निकला है। फोकस का मतलब क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है जिस पर सारे चीज़ दारोमदार कर रही होती है, और यहाँ पर भी सेंटर ही मेन चीज़ होती है जिस पे सारी चीज़ दारोमदार करती है। तो एलिप्टिकल जो पाथ होता है, जो बेजवी पाथ होता है, उसके अंदर सेंटर में क्या होता है, फोकाई, और यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है। इसको सेंटर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोकाई या फोकस से निकला है। समझ में आ जाएगी बात। तो ये है हमारे पास इसकी चार जो है हमने क्या कर दी है, डिफेक्ट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले जो डिफेक्ट को डिस्कस किया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर में देखते हैं तो काफ़ी सारी लाइंस में तकसीम हो जाता है, ठीक है जी। जैसे बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वो भी अगर एक लाइन है तो 5 कंपाउंड लाइंस में तकसीम हो जाती है जब हाई रिजॉल्विंग पावर में देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिंगल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग वगैरह को। उसके बाद जो ऑर्बिट्स है, थर्ड पॉइंट, जो ऑर्बिट्स है वो प्लेनेटरी या सर्कुलर मोशन नहीं करते, बल्कि वो 3 डायमेंशनल रोटेट करते हैं। एक सर्कल के अंदर रोटेट नहीं कर रहे होते। इलेक्ट्रॉन जो है ना बाजू का जो है ना वो, अब जैसे अगर आपको यहाँ पर दिखाया जाए कि इलेक्ट्रॉन बस यहीं पर रोटेट करें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर से सामने से भी रोटेट कर सकता है, पीछे से भी रोटेट कर सकता है, हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, जैसे स्फीयर होता है, ठीक है जी। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल होता है, नॉट सर्कुलर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट के मुतालिक। तो सबसे पहले ज़ीमान इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और काफ़ी सारी लाइंस बन जाती है तो ज़ीमान इफेक्ट, और स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो काफ़ी सारी लाइंस बन जाती है स्टार्क इफेक्ट। और उसकी आपने एग्जांपल दे देनी है कि सोडियम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो 2 लाइंस में आ जाती है, तो ये ज़ीमान इफेक्ट है। और लास्ट पॉइंट क्या है जी, समरफील्ड ने बताया था 1915 के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर रोटेट करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिप्टिकल भी रोटेट करते हैं, मतलब बेजवी यानी अंडे टाइप भी रोटेट करते हैं, और उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, फोकाई यानी फोकस से निकला है वो। समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरे प्रोडक्शन, और उसके अंदर एक और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसे मोज़ले लॉ कहते हैं। मोज़ले लॉ और एक्सरे प्रोडक्शन 2 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो उन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।